हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। चलिए हम अब तीसरा बंध पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक आबंध के अंतर्गत दो बंधों को पढ़ लिया था, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध वे होते हैं जिनमें एक धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और धनायन बनाती है, और एक अधातु होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से धन आयन और ऋणायन के द्वारा जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। इसके उदाहरणों को हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था। सहसंयोजी बंध के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसमें जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, और जब हम तीसरा बंध पढ़ेंगे उप सहसंयोजी बंध, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। इलेक्ट्रॉन युग्म से मेरा मीन्स है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है और इसे युग्मित इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मन कर लेते हैं उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो अकेला है उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उप सहसंयोजी बंध की। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, मतलब इस वाले युग्म की है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, तो जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है, उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसे हम तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये दो के मध्य बन रहा है, तो एक परमाणु क्या कहलाता है, दाता परमाणु, तथा दूसरा क्या कहलाता है, ग्राही परमाणु। ठीक है, एक परमाणु जो होता है वो दाता परमाणु कहलाता है और दूसरा ग्राही परमाणु कहलाता है। इसको हम पहले एक बार सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ए जो है वो दाता परमाणु है और जो बी है वो ग्राही परमाणु है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देगा बी को। बी को इस तरीके से दान कर देगा, ये इसने इसको दान कर दिया, तो लास्ट में इनके मध्य में उप सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ये कहलाता है दाता परमाणु और ये कहलाता है ग्राही परमाणु। ठीक है, दाता परमाणु बनने के लिए आपके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कार्बन की बात करूं तो कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म का दान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतिम कक्षा में सिर्फ 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊँ तो आप इधर देखिए कि ये कार्बन है, कार्बन की अंतिम कक्षा में पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 और 6, तो अंतिम कक्षा में 2 और 4 तो इसकी अंतिम कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3 4, मतलब इसके पास में सारे ही कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान नहीं कर सकता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। लेकिन जब बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके अंतिम कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसका वो क्या कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है, तो परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म का होना बहुत जरूरी है, जब जाके ही वो कौन सा बंध बना सकता है, उप सहसंयोजी बंध बना सकता है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जैसे अमोनिया और BF3, NH3 प्लस BF3। अगर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे। नाइट्रोजन के बारे में मुझे पता है, एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझते हैं। पहले नाइट्रोजन और बोरोन, परमाणु क्रमांक होता है इसका 7, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। पहली वाली कक्षा में 2, अगली वाली में 5, पहली वाली कक्षा में 2, अगली वाली में 3। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो इसमें इस तरीके से हमें संरचना मिलती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के पास में है। बोरोन की बात करें तो अंतिम कक्षा में सिर्फ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म कैसा है, एक्स्ट्रा है। अगर अब बंधु को हम बना के देखते हैं, देखिए
पहले सिंपल आपको रफली समझा रही हूँ मैं। अमोनिया है मतलब NH3, इसके बंध बन रहे हैं, ठीक है। बात करें हम BF3 की, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसका अष्टक कैसा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और ये यही चाहेगा। तो ये इससे क्या कहता है कि भाई तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर दे, दान कर दे। लेकिन फिर ये होता है इन दोनों के मध्य में अगर ये पार्टनरशिप होती है तो नाइट्रोजन बोलता है कि मैं तेरे को दान तो कर दूंगा इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन तुझे हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब तक मेरे इलेक्ट्रॉन युग्म तेरे पास है तब तक तू मेरे पास रहेगा, अगर कुछ लड़ाई हो जाती है इन दोनों में तो फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेता है, ले लेता है, ठीक है, वो इसको नहीं देगा। तो एक तरीके से साझेदारी तो होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर हक किसका होता है, अमोनिया का ज़्यादा होता है, मतलब नाइट्रोजन का हक कैसा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है वो इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में इसका परसेंटेज कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं एक बार। BF3, इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, तो इस तरीके से ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको दान कर देगा। इसको हम ऐसे बना लेते हैं। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म थे, इसने इसको BF3 को दान कर दिया। तो लास्ट में इनके मध्य में इस प्रकार से उप सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ये जो बंध है ये कौन सा बंध कहलाता है, उप सहसंयोजी बंध कहलाता है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और भी हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। आपको एक बार और थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है उस दौरान जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है, उप सहसंयोजी बंध कहलाता है, ठीक है। एक होता है इसमें दाता परमाणु और एक होता है ग्राही परमाणु। तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको दर्शाते हैं। तो एक के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, कमी है, मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, इसके साथ में साझेदारी कर लेते हैं, लेकिन साझेदारी के दौरान बात ये रखी जाती है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर हक तो किसका होता है, दाता परमाणु का ही ज़्यादा होता है, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, ऑक्सीजन, चलिए दूसरा उदाहरण लेंगे हम, ओजोन वाला। ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मतलब 3 परमाणु आपस में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली वाली कक्षा में 2, अगली वाली में 6, मतलब ऑक्सीजन के पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आप यहाँ पे 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है। अब इसकी संरचना बनाते हैं हम। पहले ऑक्सीजन की संरचना बनाएंगे O2, फिर उसके बाद में ओजोन की बनाएंगे। 4 5 और 6। इसको रुक जाइए, हम इस तरीके से बनाते हैं जिससे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पास में आ जाए और उनके बंध आसानी से बन जाए। एक और ऑक्सीजन लेंगे, इसके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बाकी ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन 4 5 और 6, ठीक है। पहले अभी हम O2 की संरचना बनाएंगे। ठीक है, ये O2 बन गया अपना और ये ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा, देखिए आप इसको। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसके पास में 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देगा, इसको दान कर देगा, तो इसका अष्टक भी कैसा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा।
ठीक है, करके देखते हैं। 4 5 6। एक और ऑक्सीजन लिया, 1 2 3 4 5 6। पहले ऑक्सीजन के लिए बना देते हैं। एक और ऑक्सीजन लेंगे। अब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों में क्या होगा, पार्टनरशिप होगी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रत्येक गोले के लिए ठीक है, मतलब इस गोले के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके लिए बात करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब प्रत्येक गोले के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाती है, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो जाती है। इसको अगर मुझे दर्शाना है तो मैं इस तरीके से दर्शाऊंगी, O डबल बॉन्ड O और एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है, मतलब ओजोन। तो ये बन गया अपना ओजोन, O3। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अमोनिया, NH4+, अमोनियम आयन। ठीक है, इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। अब ये कैसे बनता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास में हाइड्रोजन आता है, H+ आयन आता है। H+ आयन के पास में अगर H+ की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसके पास में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन ही अगर चला जाता है तो इसके पास में H+ बन जाता है, मतलब सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, न कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 1 प्रोटॉन रह जाता है और 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तब इसको इसका द्विक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेगा, इसको दान कर देगा। ठीक है, और फिर ये पार्टनरशिप होने के बाद में भाई अमोनिया कह देता है कि तुझे मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा, तो कौन सा आयन बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। इस तरीके से इसकी संरचना हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में ये इस प्रकार से अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम आयन। ठीक है, इसमें भी कौन सा बंध बन रहा है, उप सहसंयोजी बंध बन रहा है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये बंध। जब इलेक्ट्रॉन युग्म, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो कहलाएगा दाता परमाणु, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी वो क्या कहलाएगा, ग्राही परमाणु। तीर के निशान के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। और हमेशा पार्टनरशिप में हकदार या फिर ज़्यादा हक किसका होता है, दाता परमाणु का होता है। इस प्रकार से अमोनियम आयन, ठीक है, प्रत्येक के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस हमें इतना ध्यान रखना है। जैसे इसकी बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये द्विक पूरा करता है, ये अष्टक पूरे करता है। ठीक है, ये इसके पहले वाला जो उदाहरण है आपने वो समझ लिया। इसको ओजोन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले सबसे पहले हम ऑक्सीजन की संरचना बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन की संरचना के द्वारा हम ओजोन की संरचना बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।